हाय एवरीबॉडी। देखिए हमने लास्ट के अंदर जो टॉपिक कंटिन्यू किया था वो मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म जनरली आप सबको पता चल गया होगा, वो सारी केमिकल रिएक्शंस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफॉर्म होती है, उन सारी केमिकल रिएक्शन को एडिशनली हम एक शब्द के अंदर क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर देखिए हम लास्ट के अंदर एक पॉइंट लिखी थी कि हैंस सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। अब जहाँ पर कंफ्यूजन ये आती है कि हम मेटाबॉलिज्म और सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है या दोनों अलग अलग चीज़ है। देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से इसको एक ही कंसिडर किया गया है, मगर अगर हम इसको एक कंसिडर करें या दो कंसिडर करें, ये एक ही बात ही मानी जाती है। अब कैसे? कुछ बुक्स के अंदर इसको सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को अलग कंसीडर किया जाता है, तो इस वजह से मैंने सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन को भी अलग कंसीडर कर दिया। अब सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन के कारण ही क्या होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से परफॉर्म हो पाती है। इसी वजह से कुछ बुक्स के अंदर मेटाबॉलिज्म के साथ ही सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन को डाला जाता है। मतलब जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म होती है वो ऐसे ही परफॉर्म नहीं होती। उस सारी रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की नीडेड पड़ती है, ज़रूरत होती है। वो इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करवाता है? वो हमारी सेल की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। वो सेल की जो हमारी बाउंड्रीज होती है, इसी कारण क्या होती है, सारी रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर अच्छे तरीके से हो पाती है। और यही रीज़न है कि हम सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को साथ में पढ़ते हैं। अब देखिए जहाँ पर एक टर्म आ गया कि हम अब यहाँ पर हम अलग ही पढ़ लेते हैं, यहाँ पर सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स किसी ना किसी सेल्स के बने हुए होते हैं। इसी वजह से उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। या हम सिंपली ये कहें कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है वर्ल्ड के अंदर, उनके पास एक बाउंड्री शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से उनकी लाइफ राइज होती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब देखिए एक और टर्म आया हुआ है यहाँ पर कि हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इनटू देयर बॉडी, कि वो अपनी सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ कितने सेल की हेल्प की वजह से परफॉर्म करने के अंदर कैपेबल होते हैं। अगर एक सेल सारी लाइफ की कैपेबिलिटी को या सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा सेल्स कंबाइन होकर लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो उन्हें हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स एक सेल के बने होते हैं तो उन्हें हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो दो या दो से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, मगर उसी एक सेल के अंदर सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने की कैपेबिलिटी होती है। इसी वजह से हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखी है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि वो एक सेल सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे देखिए हमारे अंदर भी देखो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। जैसे एक हमारा डाइजेशन का प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर हम फूड को खाते हैं और जो भी न्यूट्रिशन होती है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, जो वेस्ट होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। सेम तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक और प्रोसीजर होता है, जैसे नर्वस सिस्टम का, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजिंग होती है उसे डिटेक्ट करता है। सेम तरीके से एक और सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हम क्या करते हैं? एयर को इन और आउट करते हैं। तो अलग अलग सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सेम तरीका, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सारे सिस्टम जब हमारे बॉडी के अंदर एक साथ काम करते हैं तभी क्या एक बॉडी बनती है, जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम इंसान कहते हैं। मगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सारे जो मैंने नाम लिए, ये सारे सिस्टम एक सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं, सारी एक्टिविटीज़ एक सेल ही परफॉर्म करता है। और इसी वजह से हम उसे क्या कहते हैं? वो इंडिपेंडेंट क्या होता है? कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का होता है। जैसे एक और बात बताना चाहूँ कि जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि वो सारी की सारी जो अपनी एक्टिविटीज़ होती है वो एक अपनी सिंगल सेल के अंदर ही परफॉर्म करते हैं, और जो हम होते हैं वो हमारे को बहुत सारे सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे रिप्रोडक्शन का काम है, जैसे अगर उनको जो भी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है वो सारे सेल के अंदर होती है। अब देखिए एक और है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी चीज़ सेल से कम हो तो उसे हम लाइफ कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे वायरस जो सेल से कम ही होता है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है, इसी वजह से हम वायरस को नॉन लिविंग ही कंसीडर करते हैं जब वो हमारे बॉडी से या किसी बॉडी के अंदर नहीं होता, इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। मगर जब वो किसी बॉडी के अंदर आता है तब वो क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है।
तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, क्लेरिफाई की हुई है, अगर कोई भी चीज़ सेल से कम है तो उसे हम लिविंग कंसीडर नहीं कर सकते। अगर किसी को भी लिविंग कंसीडर करना है, कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है कि वो उसकी सेल कम से कम वो एक सेल का तो होना ही चाहिए, और ज़्यादा सेल का हो तो अच्छी बात है, मगर कम से कम एक सेल का होना ही चाहिए। अब देखिए एक और चीज़ जो मैं कहने वाला था वो ये थी कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी वो सारे फंक्शंस होते हैं जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कॉम्प्लेक्स और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म होते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो फंक्शन क्या होते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट होते हैं। जैसे एक रिप्रोडक्शन का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर देखो रिप्रोडक्शन होनी, मतलब उनका एक न्यू अगर ऑफ स्प्रिंग अगर उनसे रिप्रोड्यूस करवाना हो या उनका एक बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे पैदा होने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोसीजर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो प्रोसीजर कम से कम 9 मंथ तक चलता है। मगर यूनिसेल्युलर्स के अंदर तो देखो ये क्या होता है, 5 मिनट का काम होता है कि जैसे एक सेल होता है क्या हो जाता है, 2 सेल्स के अंदर टूट जाता है। ना मेल की ना फीमेल की ज़रूरत, ना 9 मंथ वेट करने की ज़रूरत, एक 5 मिनट के अंदर क्या हो गया, 5 मिनट के अंदर पूरा प्रोसीजर हो गया, आप फ्री हो गए। तो कहने का मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर जो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, उस रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर के अंदर ह्यूमन बींग्स अपने जैसे ही कॉपी या अपने ही ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। अब देखो इस एमेबा ने, जैसे एक कोई एमेबा ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स था जो 2 यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज हो गया, तो इसने भी देखो अपने बच्चे पैदा किए। मगर इसका जो सिंपलेस्ट प्रोसीजर है, मगर उसके अंदर क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। अगर ह्यूमन बींग होते तो यहाँ पर हमारे क्या लेना पड़ता, मेल लेना पड़ता, फीमेल लेना पड़ता, उसके बाद टाइमिंग अच्छे तरीके से देखनी पड़ती, जहाँ पर उनके स्पर्म और ओवम अच्छे तरीके से एक ही टाइम के अंदर क्या हो पाए, कंबाइन हो पाए। तो और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो कंसीडर करने पड़ते हैं, मगर छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम ये कंसीडर नहीं करते। अब कि रिप्रोडक्शन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हुआ है, रिप्रोडक्शन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हुआ है। बस डिफरेंस ये है कि वो एक सिंपलेस्ट प्रोसीजर से हुआ है और मल्टी सेल्युलर के अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से होता है, मगर प्रोसीजर वो सारे होते हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो सेल होता है, अगर कोई भी चीज़ सेल से कम है तो वो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। और यही रीज़न है कि सेल को एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक होता है कि जो भी चीज़ होती है लिविंग थिंग्स वो बेसिकली कम से कम सेल से ही स्टार्ट होती है। इसी वजह से हमने डेफिनेशन के अंदर फंडामेंटल बोलते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब सेल की कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होती है, उसी स्ट्रक्चर के कारण सेल क्या परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो उसी स्ट्रक्चर के कारण ज़्यादातर उसे फंक्शन करने की कैपेबिलिटी मिलती है। और यही रीज़न है कि हम पूरी डेफिनेशन के अंदर क्या बोलते हैं कि सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम छोटी क्लासेस के अंदर हम ये डेफिनेशन क्यों पढ़ते थे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल देकर अच्छे तरीके से और इस डेफिनेशन को समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए अगर हमारे अंदर हमारी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है या हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी फंक्शंस होते हैं, अलग अलग जो हमारे पार्ट या अलग अलग सेल से अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे आई के सेल्स किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी लाइट को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हमारे लंग्स के सेल्स ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हमारे नर्वस सेल्स हमारी इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सेम तरीके से हमारे जो किडनी के अंदर सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर किस केमिकल की कितनी कंसनट्रेशन है उसको और डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या उसको बाहर निकालने का या अंदर डालने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब देखिए इन सारी जो भी मैंने नेम लिए अलग अलग जो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, इन सारे सेल्स की स्ट्रक्चर अलग होती है और इसी स्ट्रक्चर के कारण ये क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अब देखिए स्ट्रक्चर के कारण उनको क्या मिलता है, एक फंक्शन मिलता है, और ये सारी चीज़ें क्या होती है, उनकी फंडामेंटल या बेसिक होती है। यही रीज़न होता है हम क्या कहते हैं, सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट है, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्शियसनेस। कि हम कॉन्शियसनेस किसे कहते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंजिंग होती है, उन चेंजिंग को हम बायो के अंदर क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई, उसके खिलाफ वो रेस्पॉन्स दे। अगर तो ये कैपेबिलिटी होती है सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि वो अपने इन्वायरमेंट की चेंजिंग को रेस्पॉन्स दे सकता है। इस कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, या जिसे हम आम भाषा के अंदर समझदारी भी कह सकते हैं। वो क्यों रेस्पॉन्स देता है,
वो उसकी फेवर के अंदर होती है, कभी उसके फेवर में नहीं होती है, इसी वजह से वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्स कहते हैं। अब जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग कैसी हो सकती है, चाहे वो फिजिकल चेंजिंग हो सकती है, केमिकल हो सकती है और बायोलॉजिकल हो सकती है, फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी चेंजिंग हो सकती है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, इसी के कारण हम इसे कॉन्शियसनेस को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिखाई दी जाती है, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे मल्टी सेल्युलर हो, चाहे सिंपलेस्ट हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉन्शियसनेस दिखाई दी जाती है। जैसे जो मैं एक एग्जांपल देखो यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक मैंने क्या बनाया, दो बॉक्स बनाए हैं। इस बॉक्स के अंदर देखिए क्या है कि एक बॉक्स के अंदर बेसिकली कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, और उस बॉक्स के अंदर जो भी फ्लूइड है उसका पीएच कैसा है, नॉर्मल पीएच है। और जो दूसरा बॉक्स है उसका पीएच कैसा है, एसिडिक पीएच है। अब नॉर्मल का मतलब क्या है, न्यूट्रल पीएच है, मतलब उसकी पीएच की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब जो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो उसी मीडियम के अंदर ग्रो कर सकते हैं जिस मीडियम का पीएच कैसा हो, न्यूट्रल हो, मतलब केमिकल नेचर कैसी हो, न्यूट्रल हो। अगर मैं इस वाले बॉक्स को एसिडिक वाले बॉक्स के साथ क्या कर देता हूँ, टच कर देता हूँ, और जो ये इनकी वॉल है, इन वॉल से थोड़ी बहुत एसिड की अमाउंट की क्या हो जाती है, लीकेज हो जाती है। अब मैं माइक्रोस्कोप के अंदर इसको मैं देखता रहता हूँ। जैसे मैं पहले देखता हूँ कि जो यहाँ वाले जो एरिया था, इस एरिया के अंदर क्या थे, इस एरिया के अंदर भी छोटे क्या जी डॉट लाइक स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करती है। कि इस एरिया के अंदर भी पहले क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। मगर जैसे ही मैंने इसको इसके साथ टच किया तो कुछ टाइम के बाद में ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे यहाँ से क्या हो गए, फ्री होकर आगे आ गए, मतलब इस तरफ आ गए। और इस एरिया को अगर मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे मैंने ढूंढने की या डिटेक्ट करने की कोशिश की तो यहाँ पर मेरे को नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या तो दिखे नहीं या तो बहुत ही कम दिखे। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं जिस इन्वायरमेंट का पीएच कैसा हो, न्यूट्रल हो। अब मैंने जैसे इन के एसिडिक पीएच के मीडियम के या फ्लूइड के साथ अटैच किया है तो उसका कुछ एसिड क्या हो गया, लीक हो गया, इस वजह से इस वाले इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशन के अंदर चेंजिंग आ गई। अब उस कंसंट्रेशन के अंदर या उस उनके इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग आने के कारण जो भी वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस इन्वायरमेंट से मूव कर कर थोड़े आगे चले गए। क्यों, क्योंकि उनको पता है अगर हम एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर रहे तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, या हम उसे बियर नहीं कर सकते। अब देखिए इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास देखो आंखें तो होती नहीं, दिमाग होता नहीं है, कान होते नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने केमिकल सेक्टर के खिलाफ क्या किया, रेस्पॉन्ड किया। हम ये नहीं कहते कि उनके पास कान होना चाहिए, आंख होना चाहिए या दिमाग होना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपनी केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर कुछ भी चेंजिंग होती है उसके खिलाफ वो रेस्पॉन्स दिखाता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, इसी कॉन्शियसनेस के कारण सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ से दूर भागने की कोशिश करते हैं। अब ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझदारी होती है। अगर कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर या कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजिंग होती है तो हम उसको अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। मगर इन द केस अगर हम प्लांट की बात करें तो उसको हम किस तरीके से हम डिटेक्ट करेंगे। अब देखो प्लांट के अंदर भी कॉन्शियसनेस क्या होती है, देखी जाती है। कैसे, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसे हम टच करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद में फिर से वो एक्सपेंड हो जाते हैं। जैसे टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है, अगर आप उसे टच करोगे तो उसकी जो फ्लूइडिटी होती है या जो उसका जो एक्सपेंड नेचर होता है वो सारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सुकड़ जाते हैं उसके पत्ते और वो मुरझा जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि आपने जैसे उसे टच किया तो उसे ऐसा लगा कि मेरे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चेंजिंग हुई है, वो चेंजिंग मेरे फेवर के अंदर नहीं है, उसी कारण वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सेम तरीके से अलग अलग एनिमल्स के अंदर भी क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है। अब जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर कौन से केमिकल उनके बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, कौन सी एग्जिस्ट होते हैं, उन सारी केमिकल्स के बारे में उनको नॉलेज होती है। अगर कोई और केमिकल उनके बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो वो क्या करने लगते हैं, रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। अगर सपोज कीजिए हम खाना खाते हैं, क्या कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। अगर उसी जगह हम जहर खा ले तो देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, उस कंडीशन के अंदर हमारी डेथ भी हो सकती है। अगर सही टाइम पर हमने इलाज करवाया तो हम उन्हें बच भी सकते हैं। मतलब जैसे ही अगर आप देखो जो पॉइजन खाते हैं वो एक केमिकल है, खाना नहीं चाहिए कभी भी, रियल की तो बात ही है। अब मैं एग्जांपल देखने के लिए मैं समझा रहा हूँ। जो पॉइजन होता है जैसे हम हमारी बॉडी के अंदर खाते हैं या अगर उसे इनटेक करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली ह्यूमन बींग्स या कोई भी, तो उस कंडीशन के अंदर देखो क्या होता है कि जो उसकी बॉडी होती है उस पॉइजन के केमिकल को एक ही मतलब जल्द से जल्द उनको पॉइजन की केमिकल्स को डिटेक्ट करती है
और उसे ऐसा लगता है कि ये केमिकल ऐसा है जो मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और उसके खिलाफ क्या करने लगती है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। उसी रिएक्शन के कारण क्या हो जाता है, अलग अलग रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है और अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। और उसी जगह के ऊपर अगर हम कोई अच्छा खाना खाएं, स्वादिष्ट खाना खाएं, तो वो खाना हमारी बॉडी के अंदर अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा 4 घंटे के अंदर, और आफ्टर डाइजेशन वो बाहर निकल जाएगा और जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब देखो दोनों कंडीशन के अंदर हमने केमिकल्स को इंटेक किया। फूड भी एक केमिकल्स ही होता है, आपको पता है, पॉइजन भी एक केमिकल ही है, मगर दोनों की हमारी बॉडी ने क्या किया, दोनों केमिकल्स को डिटेक्ट किया। एक हमारे फेवर के अंदर था, एक हमारे फेवर में नहीं था। तो इस वजह से हमने क्या लिखा है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैंने तो ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल दिया, मगर चाहे आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स उठाओ, चाहे मल्टी सेल्युलर उठाओ, चाहे माइक्रोस्कोपिक जैसे बैक्टीरिया वगैरह उठाओ, उन सारे ऑर्गेनिजम्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने केमिकल्स को क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारी जो लास्ट वाली पॉइंट है, ये अच्छे तरीके से आप समझना कि फोटोपीरियड इफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड का मतलब एक फिजिकल फैक्टर, लाइट वाला फैक्टर, जो बेसिकली सीजनल ब्रीडर्स होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि सर सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या होता है। अब सीजनल ब्रीडर्स का मतलब देखो सिंपली ये होता है, ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब पर्टिकुलर सीजन के अंदर अपने बच्चे देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं, जो अभी बेसिकली अक्टूबर टू सितंबर के बीच में अपने जो अगस्त टू अक्टूबर के बीच में ही अपने क्या देते हैं, बच्चे पैदा देते हैं। तो देखो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही अपने बच्चे देते हैं, कभी फेब के अंदर या कभी मार्च के अंदर वो अपने बच्चे नहीं देते हैं। तो इस वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही रिप्रोडक्शन करते हैं या अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। सेम तरीके से ये कंडीशन हमारे को प्लांट के अंदर भी दिखाई दी जाती है। जैसे मैंगो का प्लांट है, कि हर रोज़ वो आम देता है, नहीं देता, वो सिर्फ समर के अंदर ही हमारे को आम देता है। तो इस वजह से मैंगो प्लांट को भी हम क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर कहते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जो फ्रूट्स वगैरह या फ्लावर्स वगैरह किसी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर, या कोई भी एनिमल जो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही अपने ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कंसिडर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझने की बात क्या है कि ऐसी क्या बात होती है कि पूरे साल भर के अंदर जो समर के प्लांट, जो मैंगो के प्लांट होते हैं, समर आते ही वो मैंगो देते हैं या मैंगो फ्रूट देते हैं, विंटर के अंदर तो देते नहीं हैं। ऐसा क्या होता है कि उनको देते, वो ऐसा क्या होता है कि उनके वो बेसिकली इन्वायरमेंट के अंदर जो लाइट की अमाउंट होती है, उस लाइट की अमाउंट को वो डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद में वो क्या करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन को या अपनी फ्रूट करने की कैपेबिलिटी को ऑन या ऑफ करते हैं, अगर हम सिंपली कहें तो जो फोटो पीरियड होता है, इन्वायरमेंट के अंदर लाइट की अमाउंट कितनी होती है, ये सीजनल पीरियड्स के ऊपर इफेक्ट करती है। और अलग अलग एनिमल्स या अलग अलग प्लांट अलग अलग लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर अपनी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी को ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। जैसे हम मैंगो का अगर एग्जाम्पल उठाते हैं, तो मैंगो जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो उनके अंदर फ्रूट करने बनाने की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे लाइट की कंसनट्रेशन कम होना स्टार्ट होती है, जैसे ठंडक आएगी, अभी देखिए जो सीजन चल रहा है, तो अब देखिए क्या होगा, धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद में मैंगो आना बंद ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनकी इन्वायरमेंट के अंदर लाइट कम होने की वजह से वो अच्छे तरीके से अपनी रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। और सेम तरीके से अगर अपन एनिमल्स को देखते हैं, अब देखो क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो अगस्त टू अक्टूबर के बीच में आपको गली गली के अंदर कुत्तों के बच्चे बहुत ज़्यादा दिखेंगे, और कुछ टाइम के बाद में ये आपको नहीं दिखने वाले। तो अब क्यों दिखेंगे? क्योंकि अभी ये सीज़न ऐसा है जिसके अंदर वो रिप्रोडक्टिवली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और फिर जैसे ज़्यादा, जैसे फेब का या मार्च का या अप्रैल का मंथ आता है, उस टाइम वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होते। तो सिंपली कहने का मतलब, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही अपनी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, वो रिप्रोडक्शन वैसे किस हिसाब से उनकी डिसाइड की जाती है, फोटो पीरियड के हिसाब से। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कितनी, उनके इन्वायरमेंट के अंदर कितनी लाइट की कंसंट्रेशन होगी, वही डिसाइड करती है कि वो रिप्रोडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए कॉन्शियसनेस का जो टॉपिक है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे भी कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर कॉन्शियसनेस को देखते हुए, जिसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।